In previous classes, we have to study about in genetics, chapter number 5, principle of inheritance and variation. Right? In principle of inheritance and variation, in previous classes, we have to study about father of genetics, that is Mendel, why they can select pea plant for his experiment, law of dominant, law of segregation, law of independent assortment. It means monohybrid cross and dihybrid cross. यहाँ तक हमने स्टडी किया था. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो एक्सेप्शन है वो भी हमने स्टडी किया था. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्लियर. उसके एक्सेप्शन कौन सा था? इनकम्प्लीट डोमिनेंट, को डोमिनेंट, क्लियर, ये था. उसके अलावा हमने जो स्टडी किया था प्लियोट्रोपिक जीन. प्लियोट्रोपिक जीन इट मींस वन जीन फॉर develop the more characters. Multiple alleles we have to study in a population, alveolar blood grouping, clear. ये multiple alleles co-dominant के एग्जांपल में हमने स्टडी किया था alveolar blood grouping, A और B they develop the AB blood group in organisms, clear. ये उसका क्या था? लिमिटेशन था. कल हमने अपना जो मेजर टॉपिक था वो स्टडी किया था. कौन सा? सेकेंड लॉ, दैट इज इंडिपेंडेंट assortment, डायहाइब्रिड जीन, डायहाइब्रिड क्रॉस, क्लियर. डायहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने स्टडी किया था. इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, राइट. उसमें हमने स्टडी किया था जो दो जीन था, जीन कैसे में फाइंड आउट करना, बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स. अगर अल्फाबेट्स 2 दिया हुआ है, लाइक एन एग्जांपल यहाँ पे अल्फाबेट्स है ए और ये हो गया स्मॉल ए. सेकेंड अल्फाबेट्स अगर दिया हुआ है बी और ये स्मॉल बी, तो ये दो अल्फाबेट्स है ए बी बी, that indicates they carry the two characters, one characters and another characters, two characters. Because of such type of cross is known as dihybrid cross. If the cross made by taking the only one characters, like an example capital T, capital small t or capital T, capital T. One alphabet is there that indicates the only one characters, and it means the such type of cross is known as monohybrid cross. आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा हमने स्टडी किया था टेस्ट क्रॉस. याद हो स्टूडेंट्स आपको? तो टेस्ट क्रॉस हमने किस लिए किया था? मेंडल ने जो F1 हाइब्रिड प्रोजीनी है वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, क्लियर. उसको चेक करने के लिए उसने क्या किया था? टेस्ट क्रॉस. तो टेस्ट क्रॉस में भी दो कौन कौन से टेस्ट क्रॉस? मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एंड डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. यहाँ तक सभी आपका कंटेंट क्लियर है. आज का अपना जो टॉपिक है, कल जो आपको एग्जांपल दिए थे 3 एग्जांपल, वो पहले हम सॉल्व करेंगे. उसके बाद हमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी करना है, क्लियर. जो यहाँ पे वर्क कर रहे थे ग्रेगर जॉन मेंडल, पी प्लांट पे वर्क कर रहे थे. उसने जो रूल्स दिए थे 1900 तक, तो वो कैसे रहे? अनरिकॉग्नाइज्ड रहे. फिर 3 साइंटिस्ट जो थे शर्मा, वो सभी ने आके उसके वर्क को क्या किया? रिडिस्कवर किया, पब्लिश किया. तब जाके वो क्या हो गए? तो उसने बताया जो मेंडल का वर्क था वो कैसा था? एक्सेप्टेबल था, क्लियर. अभी भी वर्क कर रहा है. सब उसका लिमिटेशन है. उसके बाद हमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि वहां पे मेंडल ने इस पे वर्क किया नहीं था कि जो जीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है. स्टेबल यूनिट उसने बताया था, उसमें वेरिएशन नहीं है बताया था, बट उसको ये नहीं मालूम था. क्या नहीं मालूम था? कि जीन कहाँ पे प्रेजेंट है. जीन विल बी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम. तो ये हमें पढ़ना है आगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. और ये जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन है? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. तो आज का अपना टॉपिक वेरी सिंपल 3 टॉपिक हो जाएगा. कल के जो क्रॉस दिए थे वो आपको क्रॉस सॉल्व करवाएंगे. उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. तो स्टूडेंट्स, कल हमने जो क्रॉस दिया था, एग्जाम्पल आपको 1 दिया था, याद है? कौन सा दिया था? फर्स्ट एग्जाम्पल, homozygous toad with violet flower. तो homozygous toad दोनों सेम लेकर आ जाएगा विथ
वायोलेट फ्लावर, वायोलेट फ्लावर इज आल्सो डोमिनेंट, तो दोनों कैपिटल कैपिटल। तो दो, एक तो लेटर कौन सा लेना है और स्मॉल और कैपिटल लेना है, वो किसके बेस से होमोजाइगस दिया तो दोनों लेटर सेम। अब कैपिटल और स्मॉल बेस्ड ऑन डोमिनेंट और रिसेसिव जीन, तो आपको पहले आपको बता दी है ऑलरेडी। उसके बाद इसके सामने ये हो गया पेरेंट 1, पेरेंट 2 का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, होमोजाइगस, यहां पे ट्रोल दिया था तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फ विथ व्हाइट फ्लावर। रेडी, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ था, होमोजाइगस ट्रोल एंड व्हाइट दिया हुआ है, क्लियर, वायलेट फ्लावर। तो इसका सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। आपको मालूम है सेग्रीगेशन हमने स्टडी किया है, सेपरेशन ऑफ एलील्स, को एक जीन का एक एलील से दूसरे जीन का ये एलील से, तो सेपरेशन ऑफ एलील्स, ये कोई जीन के दो एलील्स हो गए, कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल वी, तो सेपरेट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी विथ कैपिटल वी। सिमिलरली ये स्मॉल टी विथ स्मॉल वी। F1 में ये दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी। इट मींस क्या हो गया, 100% क्या मिल गया आपको, टॉल विथ वायोलेट फ्लावर। इसको हम सेल्फ कोलिनेटेड करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी इनटू अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का अपना मेजर टॉपिक था, हाउ द गैमेट्स विल बी फॉर्म आपको बताया था, दोनों को सेपरेट लिख देना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल वी स्मॉल वी, फिर अगेन कैपिटल वी और स्मॉल वी। तो जो पॉसिबल है वो आपको मिल जाएगा, कैपिटल वी कैपिटल टी स्मॉल वी, अगेन स्मॉल टी कैपिटल वी और स्मॉल टी स्मॉल वी। रेडी, तो इस तरह से 4 गैमेट्स मिल जाएंगे। तो इसके 4 गैमेट्स यहाँ पे लिखेंगे, इसके 4 गैमेट्स यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से हमने क्रॉस किया था, कैपिटल टी कैपिटल वी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल टी स्मॉल वी। 4 गैमेट्स यहाँ पे लिख देंगे, कैपिटल टी कैपिटल वी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल टी स्मॉल वी। यहाँ पे जो मिल जाएंगे पुनेट स्क्वायर में हमें क्या मिलेगा, जेनेटिक कंपोजिशन मिल जाएगा, जीनोटाइपिक रेशियो, और नीचे मिल जाएगा फिनोटाइपिक रेशियो। तो जो कल क्रॉस किया था, राउंड एंड रिंकल सीड वाला दिया था और येलो एंड ग्रीन कलर सीड, सेम क्रॉस हो जाएगा। और आपको यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 मिलेगा, और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:1:2:2:1 ये मिल गया, क्लियर। इसके जैसा सेकेंड क्रॉस हमने जो एग्जांपल लिया था, होमोजाइगस राउंड, तो दोनों क्या आ जाएगा, कैपिटल एंड राउंड विथ येलो कलर, बट हेट्रोजाइगस येलो। देखो हेट्रोजाइगस, तो एक पेरेंट में दोनों हो सकता है, होमोजाइगस राउंड और हेट्रोजाइगस येलो विथ होमोजाइगस रिंकल एंड ग्रीन सीड। तो ये हो गया पेरेंट 2। कल आप एग्जांपल 2 देखेंगे तो आपको ये दिया था, होमोजाइगस राउंड विथ येलो एंड होमोजाइगस रिंकल विथ ग्रीन सीड। अब इसमें इसके जैसा ही क्रॉस है, बट समवॉट आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे गैमेट्स क्या फॉर्मेशन होगा इसका, इसके गैमेट्स के लिए यहां से आ जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, दूसरा आ जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, दो ही पॉसिबल है, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई। रेडी, अब कैपिटल आर स्मॉल वाई अल्टीमेटली दो ही पॉसिबल हो गया, एक होमोजाइगस है, इसीलिए याद कीजिए 2 to the power n, यस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस ओनली 1, द टोटल गैमेट्स इज 2। यहाँ पे इसके जो गैमेट्स बन जाएगा ओनली 1 हेट्रोजाइगस है ही नहीं, इसलिए स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको क्रॉसिंग ओवर हम करेंगे, पुनेट स्क्वायर में लिख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। रेडी,
तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिल गया, 1:1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा, राउंड येलो 1 एंड राउंड एंड ग्रीन 1, वो भी 1:1। तो ये लाइकेन कैसा हो गया, टेस्ट क्रॉस। क्लियर। तो जरूरी नहीं है कि आपको रेशियो F1 में 100% ही मिलेगा, F2 में 9:3:3:1 ही मिलेगा डायब्रिड क्रॉस में, बेस्ड ऑन गिवन जेनेटिक कंपोजिशन। अब देखो थर्ड तो सिमिलरली डायब्रिड क्रॉस के जैसा दिया था, एक्सपेरिमेंट जो दिया था एग्जांपल थर्ड, वहां पे आपको क्या दिया था एग्जांपल थर्ड में, ग्रीन कलर विथ फुल पोट, हेट्रोजाइगस ग्रीन, तो कैपिटल जी स्मॉल जी, क्योंकि हेट्रोजाइगस ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टर में होता है। तो ग्रीन पोट, कैपिटल जी स्मॉल जी, हेट्रोजाइगस ग्रीन विथ फुल पोट, तो ये भी हेट्रोजाइगस हो गया, पेरेंट 1 का कंपोजिशन। अब दोनों होमोजाइगस, यहाँ पे हेट्रोजाइगस ग्रीन विथ फुल, तो क्या आ जाएगा, होमोजाइगस येलो विथ कंस्ट्रिक्टेड पोट, ये दिया था आपको। रेडी। तो देखो ये हेट्रोजाइगस और ये होमोजाइगस है, दोनों रिसेसिव, तो लाइकेन टेस्ट क्रॉस जैसा हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कैसे रेशियो मिलेगा, 1:1:1। इसका गैमेट्स कितने मिलेंगे आपको, 4, कैपिटल जी विथ कैपिटल एफ, देन कैपिटल जी विथ स्मॉल एफ, स्मॉल जी विथ कैपिटल एफ एंड स्मॉल जी विथ स्मॉल एफ। तो ये 4 गैमेट्स उसके मिल गए। इसका गैमेट्स एक ही बनेगा, कौन सा बन जाएगा गैमेट, स्मॉल जी विथ स्मॉल एफ। तो कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल जी स्मॉल एफ, देन स्मॉल जी कैपिटल एफ स्मॉल एफ, और सभी के सभी स्मॉल। तो जीनोटाइपिक रेशियो तो नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर वही के वही सेम 1:1। रेडी। फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिल जाएगा, ग्रीन विथ फुल पोट, सेकेंड ग्रीन विथ constricted port, then yellow with full port and yellow with constricted port, 1:1:1:1। तो जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो विल बी सेम। ये क्या हो गया, डायग्रिड टेस्ट क्रॉस। मेंडल ने जब ये क्रॉस किया था तब उसने क्या लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिकॉज ऑल जीन आर इंडिपेंडेंट टू इनहेरिटेंस। क्लियर। ये टॉल है वो वायलेट फ्लावर के साथ लिंक नहीं है, और ये ड्वार्फ है वो व्हाइट फ्लावर के साथ लिंक नहीं है, इसलिए रेशियो में क्या मिलेगा, यहाँ पे टॉल विथ, हमें क्या मिलेगा, टॉल विथ वायलेट भी मिलेगा एंड ड्वार्फ विथ व्हाइट भी मिलेगा। ये पेरेंटल है। क्लियर। ये पेरेंटल कंपोजिशन है, टॉल विथ वायलेट एंड ड्वार्फ विथ व्हाइट। बट उसके अलावा टॉल है उसके साथ वायलेट के प्लेस पे व्हाइट, और ड्वार्फ है उसके साथ व्हाइट है उसके प्लेस पे वायलेट, ये भी मिला, इसलिए उसने रेशियो क्या दिया था, सॉरी इसके बेस रूल्स क्या दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब डायब्रिड क्रॉस आपको बनाना आ गया। एट ए टाइम यू हैव टू टेकिंग 2 कैरेक्टर्स, जब भी 2 अल्फाबेट्स जहां पे भी होते हैं तो ये कैसे टाइप का क्रॉस हो जाता है, डायब्रिड क्रॉस। क्लियर। अब डायब्रिड टेस्ट क्रॉस भी हो सकता है, जनरल क्रॉस भी हो सकता है, जो आपको एग्जांपल में दिया है ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। डायब्रिड जो ओनली क्रॉस पूछा जाए तो आपको कौन सा बताना, जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, इधर ये वाला क्रॉस आपको बताना है। रेशियो 9:3:3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, 4:1:2:1। रेडी। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लो जो दिया है उसका एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन रहेगा, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जो आज का आपका टॉपिक है। कौन सा टॉपिक, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन।
क्यों ऐसा रहेगा? क्योंकि मेंडल ने जब ये कैरेक्टर्स लिए थे तब वो सभी के सभी सेपरेट क्रोमोसोम पे अवेलेबल थे। ये जो जीन है वो कहां पे अवेलेबल है? प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। जो भी जीन लिया हुआ है तो प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम है तो ये इंडिपेंडेंट है, बट इफ इट विल बी प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम तब समवॉट वो क्या बन जाते हैं? डिपेंडेंट। तो इसीलिए उसका एक रूल्स तो क्या बन जाता है? लिमिटेशन। क्या हो जाता है? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा जो कल दिया था उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आज का, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने इतने सारे रूल्स दिए थे, क्लियर, बट लिमिटेशन ये था। क्या था लिमिटेशन मेंडल के वर्क का? एक तो 1900 तक क्या रहा? अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। वेट, ओके, 1900 तक क्या रहा? अनरिकॉग्नाइज्ड रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है टॉपिक अपना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? वॉटर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। दिस इज गिवन बाय वॉटर सटन एंड थियोडोर बोवेरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक्चुअली मैं आपको सिंपल बता दूं ये थ्योरी किसके बेस पे है। मेंडल ने जो अभी तक वर्क किया था, एक तो पी प्लांट में वर्क किया था, उसने जीन को क्या बताया था? एलिल्स बताए थे। जो जीन है उसको एलिल्स एज अ फैक्टर वर्ड यूज कर रहे थे, क्लियर। उसको नहीं मालूम था जीन कैन बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। जो ये क्रोमोसोम है उस पे ये जीन अवेलेबल है, क्लियर। ये नहीं मालूम था क्योंकि उस टाइम पे इतना माइक्रोस्कोपी डेवलप नहीं हुआ था। सेल के अंदर न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन थे वो में क्रोमोसोम, और इन क्रोमोसोम देयर इज द अरेंजमेंट ऑफ जीन। ये समझ में आ गया? इतना किसको नहीं मालूम था? मेंडल्स को। तो ये प्रूफ किसने किया? तो वॉटर सटन एंड थियोडोर बोवेरी ने थ्योरी दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। माइक्रोस्कोपी जब डेवलप हो गया, उसने स्टडी किया, उसके बेस पे उसने ये थ्योरी दिया कि किस तरह से ये जीन है वो इनहेरिटेड होते हैं, क्लियर। और रियल में देखा जाए तो मेंडल का जो वर्क है वो रियल था, अप्रूवल था, वो सही थे। वो किसने प्रूव किया? सटन बोवेरी एंड सटन एंड बोवेरी। ओके, इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या क्या हुआ था? एक तो सबसे पहले 1865 मेंडल ने वर्क किया था, क्लियर। मेंडल्स वर्क वाज पब्लिश्ड बट अप टू क्या रहा था? 1900 इट विल बी ए अनरिकॉग्नाइज्ड। आपको बता दिए थे व्हाई मेंडल्स वर्क कैन बी अनरिकॉग्नाइज्ड अप टू 1900। एंड्राइड कीजिए सभी पास, क्लियर। मेंडल्स वर्क अप टू 1900 तक अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों रहा था? तो उसके लिए 4 to 5 पॉइंट्स आपको एवं टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? जो उस टाइम पे मीडिया था, क्लियर, कम्युनिकेशन उतना इजी नहीं था, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी ऑन दोस टाइम। देन आफ्टर सेकंड पॉइंट था कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। जीन के कॉन्सेप्ट को उसने क्या बताया था? फैक्टर बताया था, और वो बताया था स्टेबल है, उसमें कभी वेरिएशन होता नहीं है। थर्ड, यूजिंग मैथमेटिक्स विद बायोलॉजिकल कंपोजिशन, क्लियर, जो पुनेट स्क्वायर में रेशियो
ये बताया था उसने, मैथमेटिकल के फॉर्म में बायोलॉजिकल डेटा को रिप्रेजेंट किया था, और लास्ट जो था, जो जीन का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था, जो वो बता रहे थे फैक्टर, और फैक्टर कैन बी प्रेजेंट इन ए जीन, ये कोई फिजिकल उसका प्रूफ बताया नहीं था, इसीलिए 1900 तक उसका वर्क कैसा रहा, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। उसके बाद 1900 में मैंने आपको लिखवाया था, 3 साइंटिस्ट ने सेपरेटली उस पर क्या किया था, वर्क किया था। क्लियर? रिकॉग्निशन ऑफ मेंडल वर्क, मतलब रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। मेंडल वर्क को रीडिस्कवर्ड किए थे। और नेक्स्ट इन 1902 सटन एंड बोवेल gives this theory, gives the theory of chromosomal theory of inheritance, gives the theory of chromosomal inheritance, clear? Gives this theory। ये हो गया 1865, 1900 और 1902। तो ये थ्योरी कब दिया था? इन 1902 बाय 2 साइंटिस्ट, वॉटर सटन एंड थियोडोर बोवेल। क्लियर? क्या था थ्योरी? थ्योरी के बारे में हम पॉइंट्स लिखते हैं इसमें। बाय 1902 क्रोमोसोमल मूवमेंट during meiosis had been understood, both Sutton and Boyle noted behavior of chromosome was parallel to behavior of gene, or it means vector, and used the concept of chromosomal movement to explain Mendel's law of inheritance, and used concept of chromosomal movement to explain Mendel's law of इनहेरिटेंस। सब इसमें आ गया। अब मैं आपको टेबुलर फॉर्म में इसके बाद बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। क्या बताया उसने, देखिए पहले तो आपको डिस्कवरी बता दिया क्या हुआ था। क्लियर? 1865 में मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया था, बट बहुत टाइम तक 16 इयर्स तक उसका वर्क अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। क्यों अनरिकॉग्नाइज्ड रहा वो भी बता दिया। फिर डिस्कवरी किए थे 3 साइंटिस्ट ने 1900 में। उसके वर्क को 1902 में सटन एंड बोवेल ने देख के क्या किया, क्रोमोसोमल थ्योरी बताया। किस तरह से बताया वो हम लेते हैं। बाय 1902 क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन अंडरस्टूड। मियोसिस के टाइम पे कैसे क्रोमोसोम मूवमेंट करता है वो क्या कर लिया, देख लिया गया। मतलब ये वर्क कैसे प्रूव हुआ, ये किस तरह से, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो गया था, माइक्रोस्कोपिक एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया था। माइक्रोस्कोप में जो सेल है उसको एट ए टाइम मियोसिस गैमेट फॉर्मेशन है हम स्टडी कर सकते थे। तो सटन एंड बोवेल ने भी क्या किया, क्रोमोसोमल मूवमेंट को स्टडी किया। क्या? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस उसने देखा। क्लियर? Then after both Sutton and Boyle noted behavior of chromosome was parallel to behavior of gene। जैसे
मेंडल ने क्या वर्क किया था, जो कैपिटल टी था स्मॉल टी था, अगर गैमेट्स बनता था एक कैपिटल टी बन जाता था, एक में एक गैमेट्स आ जाता था, दूसरे में दूसरा गैमेट्स आ जाता था। इसी तरह यहाँ पे सटन एंड बोवेरी ने जो क्रोमोसोम था, पहले तो ये सेल में के न्यूक्लियस में इस तरह से क्रोमोसोम थ्रेडेड फॉर्म में, इट विल बी form a chromosome at the time of meiosis, either cell division. Clear? At the time of cell division, chromatin material will be condensed and form a chromosome. Then after meiosis 1, this both chromosome will be separated out. They carry the gene. Clear? Then after, जैसे इसके बाद ये हो गया था duplication of DNA in S phase. Then after this chromosome will be separated out, 2n था, यहाँ पे हो गया n. Then after again it will be separate out in meiosis 2 and they form a gametes. ये स्टडी किया था। तो जिस तरह से जीन सेपरेट होता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, किसने बताया था? मेंडल। तो इसी तरह यहाँ पे सटन एंड बोवेरी ने माइक्रोस्कोप में क्या ऑब्जर्व किया? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम आल्सो विल बी सेपरेटेड आउट एंड it contains the gene. They carry the gene along with they contain gene. Clear? तो ये आपको यहाँ पे स्टडी करना है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे, और उससे क्या प्रूफ हो गया था? 1902 chromosomal movement during meiosis has been understood. Both Sutton and Boveri noted behavior of chromosome was parallel to behavior of gene. It means that carries the factor and used concept of chromosomal movement to explain Mendel's law of inheritance. Inheritance के जो law था, law of segregation, law of independent assortment, ये सभी laws को उसने प्रूफ किया। किसने? सटन एंड बोवेरी ने। के जो मेंडल फैक्टर वर्ड यूज करके रूल्स बनाए थे, वही से क्रोमोसोम से भी, क्रोमोसोम का भी मूवमेंट उसी तरह होता है। क्लियर? और क्रोमोसोम भी क्या कैरी किया हुआ है? जीन। ये थ्योरी का यही मेन कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया डेफिनेशन, ये उसके डिस्कवरी के बेस से हो गया। अब आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में उसको समझाना है। देखो टेक्स्ट बुक में उसका एक डायग्राम दिया हुआ है। ये वाला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर? उसमें देखिए मियोसिस आपको बताया हुआ है, मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए chromosome pair 1, clear? Or another short chromosome pair 2, 2 chromosome दिया है in normal cell, clear? G1 सेल साइकिल में आपको मालूम G1 S और G2। नेक्स्ट है S फेज। S फेज में क्या हो जाता है? क्रोमोसोम में वो डुप्लीकेट हो जाता है ना, तो जो क्रोमेटिन मटेरियल विल बी डुप्लीकेटेड इन S फेज। तो आफ्टर S फेज अगर ये डुप्लीकेट हो गया तो यहाँ पे डुप्लीकेट होने के बाद इसके जैसा ही क्रोमोसोम बन जाएगा। क्लियर? तो ये जो मटेरियल था उसके जैसा, उसके साथ यहाँ पे दूसरा अटैच हो गया, और ये दूसरा जो मटेरियल दिया हुआ था क्रोमोसोम का जेनेटिक कंपोजिशन, उसके साथ ये अटैच हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी हो गया G2। एस फेज में क्या हो गया? डुप्लीकेशन हो गया। रेडी? डुप्लीकेशन के बाद ये क्रोमोसोम पेयर 1 है और ये पेयर 2 है, होमोलोगस क्रोमोसोम। रेडी? अब ये हो गया G1 S और G2। अब आपको मियोसिस मालूम है, तो इसके बाद जो सेल होता है उसमें यहाँ पे स्पिंडल फाइबर डेवलपमेंट होगा। क्लियर? और ये होमोलोगस क्रोमोसोम विल बी बाइंड ऑन इट विद हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर। ये स्टडी किया हुआ है। ये क्रोमोसोम है, उसके ऊपर क्या हो गया? बाइंड हो गया।
ये कौन सा स्टेज हो गया? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। मेटाफेज पे ये अलाइंड हो जाएंगे और एनाफेज है उसमें क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। मियोसिस 1, एनाफेज, एनाफेज 1, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। मेटाफेज aligned in equatorial plate or in anaphase it will be a moves to opposite pole, but in meiosis homologous chromosome will be separated out, clear, it will be moved on opposite pole। तो meiosis 1 में ये दोनों कहाँ पे आ जाएंगे? opposite pole पे चले जाएंगे और यहाँ पे बीच से ये दो सेल का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से। तो नेक्स्ट स्टेज जो बनेगा उसमें क्या फॉर्म हो जाएगा? 2 सेल फॉर्म होगा। 1 cell contain only 1 chromosome out of homologous chromosome। It means homologous chromosome will be separated out in meiosis 1। रेडी? जो पेयर में थे अब कैसा हो गया? यहाँ पे 2n था तो अब ये बन गया n। रेडी? अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज कौन सा आना था इसका? एनाफेज, मियोसिस 2। मियोसिस 2 में अगेन एनाफेज 2। तो अगेन यहाँ पे स्पिंडल फाइबर डेवलपमेंट होगा, स्पिंडल फाइबर डेवलप होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? ओनली इन 1 स्पिंडल फाइबर 1 क्रोमोसोम। इट मीन्स टोटल 20, यहाँ पे 23 थे तो 23 स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे भी स्पिंडल फाइबर कितने? 23, बिकॉज होमोलोगस क्रोमोसोम ऑन स्पिंडल फाइबर इट विल बी सेपरेटेड आउट। इन मियोसिस 2 एनाफेज द क्रोमोसोम विल बी स्प्लिट फ्रॉम सेंट्रोमियर एंड क्रोमैटिड्स मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स। तो यहाँ पे ऑपोजिट पोल पे क्रोमोसोम स्प्लिट होगा, क्लियर? तब ये क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल पे जाएंगे तो किस तरह से डेवलपमेंट होगा? 4 सेल बन जाएगा। यहाँ पे एक क्रोमोसोम स्प्लिट होकर आ गया क्रोमैटिड्स, दूसरा आ गया नीचे, ये अपोजिट पोल पे मूव की तो यहाँ पे आ गया दूसरा, और यहाँ पे ये स्मॉलर वन सेकेंड, सिमिलरली उसका सेकेंड पार्ट। ये दोनों क्रोमोसोम का स्प्लिट होगा तो एक इधर आ गया और एक यहाँ पे आ गया। देखो ये कैसा बन गया है? हैप्लॉइड सेल। इसको क्या बोला गया? जर्म सेल। रेडी? यही है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं क्रोमोसोम पे और मेंडल ने वर्क किया था जीन पे। तो क्रोमोसोम आल्सो कंटेन्स द जीन। सबसे पहले देखो G1 फेज में अगर ये क्रोमोसोम ऐसा है तो G1 में ये क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट हो जाएगा। G1 के ये G1 ये S फेज है तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, और G2 फेज है तब इस तरह से क्रोमोसोम दिखाई देगा, क्लियर? तो ये हो गया G2 फेज हो गया। तो G1, S और G2 chromatin material will be duplicated in S phase by replication. Then after G2, meiosis 1, homologous chromosome will be separated out and form a 2 haploid cell. Then after meiosis 2, anaphase, splitting of chromosome from a centromere and chromatids moves to opposite pole and form a 4 haploid germ cell. क्लियर? तो इस तरह से क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट, सेपरेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि ये क्या पढ़ रहे हैं हम? मियोसिस, और मियोसिस हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्लियर? तो उसने क्या बनाया? गैमेट्स बनाया और सेपरेट किया। किसको सेपरेट किया? क्रोमोसोम को। और क्रोमोसोम क्या कैरी किया हुआ है? जीन। तो जैसे जैसे क्रोमोसोम सेपरेट होता है उस तरह से क्या सेपरेट होता है? जीन भी। जस्ट एग्जांपल यहाँ पे था कैपिटल टी और यहाँ पे था स्मॉल टी, तो दोनों में आ गया कैपिटल टी और यहाँ पे आ गया स्मॉल टी। तो दोनों में यहाँ पे ऊपर कैपिटल टी और नीचे में यहाँ पे दोनों स्मॉल टी, यहाँ पे दोनों कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी। 2 कैपिटल के गैमेट्स बन गए और 2 स्मॉल टी के गैमेट्स बन गए। समझ में आ गया? तो इस तरह से एट द टाइम ऑफ जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी था तो एस फेज में डुप्लीकेट हो गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये बन गया। अब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो एक कैपिटल टी दूसरा भी कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस तरह से गैमेट्स बन गए। तो यही जैसे मेंडल ने किया था सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स, ये दोनों एलील्स थे,
सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, तो ये गैमेट फॉर्मेशन हो गया थ्रू मियोसिस। सिमिलरली सटन एंड बोवेरी ने क्या स्टडी किया माइक्रोस्कोप में सेल से कि जो क्रोमोसोम विल बी सेपरेटेड आउट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन अलोंग विथ इट कैरीज द फैक्टर्स, इट मींस जीन, क्लियर, और अदर एलील्स, रेडी। तो एलील्स विल बी सेपरेटेड आउट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ये हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया था। और सटन एंड बोवेरी ने किस पे वर्क किया, क्रोमोसोम पे वर्क किया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। तो ये डायग्राम आप बता सकते हो जो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी आपको दिया है। अब इसको आपको टेबुलर फॉर्म में समझना है कि किस तरह से इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। किसके साथ कोरिलेट करना है हमें, मेंडल वर्क और सटर एंड बोवेरी के वर्क को कोरिलेट करना है, क्लियर। थ्री रूल्स दिया हुआ है। ये बन गया ना, पहले से लिखते हैं। समझ में आ रहा है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कोरिलेट करना विथ मेंडल वर्क। फर्स्ट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है, क्रोमोसोम कम इन पेयर व्हिच हैव फैक्टर और ए जीन। क्रोमोसोम आर इन पेयर और व्हिच हैव फैक्टर और जीन। क्रोमोसोम आर इन पेयर विच हैव फैक्टर और जीन। तो क्रोमोसोम आर इन पेयर इज नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी हमने स्टडी किया होमोलोगस क्रोमोसोम विल बी सेपरेटेड आउट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, क्लियर। यहां पे सेकेंड इसमें ये पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 क्या हो जाएगा, वन क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर। तो क्रोमोसोम कैसा होता है, ऑलवेज इन पेयर। तो दो होते हैं क्रोमोसोम, एक और ये दो। तो एक होता है फ्रॉम फादर एंड अनदर फ्रॉम मदर, मतलब मैटरनल और पैटर्नल, क्लियर। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, वन क्रोमोसोम फ्रॉम mother and one from father. It means in organism individual contain two chromosome. देखो दिया क्रोमोसोम आर इन ए पेयर, क्रोमोसोम इन पेयर, क्लियर। तो वन फ्रॉम फादर एंड अनदर फ्रॉम मदर। मेंडल्स क्या बता रहे थे उस टाइम पे, फैक्टर जीन कम इन पेयर। Factors, that is always present in pair in organism. Factor that is always present in pair in organism. उसको क्या बताया था उसने, एलील्स। It means alleles are present in a pair in organism. One factor from mother and one from father. तो उसी का सेकंड पॉइंट वही क्या हो जाएगा, one factor from mother and one from father. इनहेरिटेंस हमने स्टडी किया था, एक है वो कहां से, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो वन फ्रॉम फादर एंड अनदर फ्रॉम मदर एंड
फादर यहाँ पे स्टडी किया हमने। क्लियर? तो सेम हो गया। क्रोमोसोमल थ्योरी जो दिया था सटन एंड बोवेर ने, उसने क्या बताया? क्रोमोसोम आर ऑलवेज इन ए पेयर और इट कंटेन homologous chromosome, they known as the homologous chromosome, one inherited from father, another can be inherited from mother. Similarly, Mendel also saying like that factor are always in a pair, it means gene are always in a pair, one can be inherited from father, another can be mother, mother and father दिया हुआ है। क्लियर? तो फैक्टर भी पेयर में होता है, जीन भी पेयर में है और क्रोमोसोम भी पेयर में है। तो क्रोमोसोम और जीन है दोनों का मूवमेंट कैसा होता है? सेम होता है। ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है, क्या बताया था अभी तक? हो गया क्रोमोसोम और जीन के रिलेटेड। सेकेंड हमें बताना है क्रोमोसोम फ्रॉम ए पेयर सेपरेटेड ड्यूरिंग मियोसिस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो क्रोमोसोम पेयर में होता है दोनों क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। अभी तक इनहेरिटेड स्टडी किया। अब क्रोमोसोम from a pair separated during meiosis। अभी हमने डायग्राम स्टडी किया। एट द टाइम ऑफ meiosis क्रोमोसोम विल बी सेपरेटेड आउट। बिल्कुल इजी। यहाँ पे जो ये क्रोमोसोम दिया था एस फेज में, उसका क्या हो गया? डुप्लीकेशन हो गया। क्लियर? फिर दो सेल बन गए जिसमें एक एक पूरा क्रोमोसोम आ गया। अगेन उसका सेकेंड मियोसिस हो गया जिसमें एक एक क्रोमोसोम आ गया। क्लियर? तो ये हमने स्टडी किया था क्या? क्रोमोसोम फ्रॉम ए पेयर सेपरेटेड ड्यूरिंग मियोसिस। ये पेयर में है और ये क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है एट द टाइम ऑफ मियोसिस, गैमेट्स फॉर्मेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर? तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम विल बी सेपरेट आउट ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? होमोलोगस chromosome separated during gamete formation in meiosis। यहाँ पे सेकेंड मेंडल के बेस से क्या है? दिस इज जस्ट सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है ना, किसके रिलेटेड है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी क्या था? जैसे कैपिटल टी पेरेंटल कंपोजिशन, कैपिटल एंड स्मॉल। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और ये क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो दो स्मॉल टी और दो कैपिटल टी गैमेट्स बनाएगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेपरेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है? एलील्स, सेपरेशन ऑफ एलील्स at the time of gametes formation in meiosis। रेडी? यहाँ पे फर्स्ट हो गया फैक्टर आर ऑलवेज इन ए पेयर और क्रोमोसोम आर ऑलवेज इन ए पेयर। सेकेंड, क्रोमोसोम फ्रॉम ए पेयर separated during meiosis, it means chromosome will be separated out during gamete formation in a meiosis। यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जैसे हो गया सेपरेशन ऑफ एलील्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो जैसे मेंडल बता रहे थे उसी तरह किसने स्टडी किया? सटन एंड बोवेर क्रोमोसोम में स्टडी किया। अब थर्ड है डिफरेंट क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इन गैमेट्स ड्यूरिंग meiosis। थर्ड, डिफरेंट क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल्स का लॉ है। डिफरेंट क्रोमोसोम assort independently in the gametes during meiosis। Like an example,
क्रोमोसोम में ये एल से ए और यहाँ पे स्मॉल ए, बी और स्मॉल बी, ये दो जीन कैरी किया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाएगा। डिफरेंट क्रोमोसोम एक्सेप्ट इंडिपेंडेंटली इन द गैमेट्स ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के टाइम पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्या? इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट के बेस से। जैसे एक में कैपिटल ए कैपिटल बी आ जाएगा, दो क्रोमोसोम बनाना है, इसमें नहीं आएगा। बी और स्मॉल बी, एक कैपिटल है मतलब एक कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी। जब इसका गैमेट्स बनेगा तब क्या बन जाएगा, दो टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, एक कैपिटल ए अलॉन्ग विथ कैपिटल बी। आइदर क्या बन जाएगा, कैपिटल ए विथ स्मॉल बी भी हो सकता है इस तरह से। फिर और विथ फोर्थ भी बन जाएगा, क्या बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। क्लियर? ओके, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट क्रोमोसोम एसोर्ट इंडिपेंडेंटली इन गैमेट्स ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के टाइम पे ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह मेंडल यहाँ पे क्या दिए थे, दिस इज रिलेटेड टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट आपको मालूम है, कैपिटल टी स्मॉल टी विथ कैपिटल पी और स्मॉल पी। क्लियर? तो इसमें कैसे गैमेट्स बनेगा, कैपिटल टी विथ कैपिटल पी, कैपिटल टी विथ स्मॉल पी, देन आफ्टर स्मॉल टी विथ कैपिटल पी एंड स्मॉल टी विथ स्मॉल पी। चार टाइप्स के गैमेट्स बने थे। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट क्या था, alleles will be separated out, यहाँ पे दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, alleles will be separated out at the time of gamete formation, ये था। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट, one gene cannot be dependent on another gene for the inheritance, एक जीन दूसरे जीन पे डिपेंडेंट नहीं है। कौन सा रेशियो हो जाएगा आपको मालूम है, इसमें हाइब्रिड क्रॉस 9:3:3:1, ये दोनों पेरेंटल और साथ में नॉन पेरेंटल कंपोजिशन भी मिला था। पेरेंटल कंपोजिशन तो आता ही है, बट साथ में क्या आ जाएगा, नॉन पेरेंटल कंपोजिशन। क्लियर? तो ये क्या इंडिकेट करेगा, इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट। तो सिमिलरली क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में भी क्या बताया था, क्रोमोसोम विल बी सेपरेटेड आउट, ये आ गया था। देन आफ्टर कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अनदर क्रोमोसोम। क्लियर? यहाँ पे डिफरेंट क्रोमोसोम ऐसी डिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमेट्स ड्यूरिंग मियोसिस। क्लियर? कैन बी सेपरेटेड आउट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो ये किसका था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट। तो देखो ये मेंडल का वर्क हो गया और ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बता रहा है कि जो भी क्रोमोसोम होते हैं वो ऑलवेज पेयर में होता है, तो यहाँ पे एलील्स है वो भी पेयर में होता है। एलील्स आर ऑलवेज इन ए पेयर, वन कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, अनदर कैन बी मदर। सिमिलरली इन क्रोमोसोम also one can be inherited from father, another can be mother. Second, chromosome from a pair separated during meiosis, it means homologous chromosome will be separated out at the time of gamete formation. यहाँ पे segregation, alleles will be separated out at the time of gametes formation. One chromosome cannot be dependent on another chromosome for the inheritance. Here also, one gene either one alleles cannot be dependent on another gene for the inheritance. तो तीन स्टडी किया, 3 points law किसका था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और 3 points किसके रिलेटेड दिया हुआ है, मेंडल्स वर्क। तो दोनों को मैच किए, इसके बेस से कंक्लूजन निकाला गया था। जो भी वर्क कर रहे थे मेंडल, जो उसने एलील्स बताया था वो है जीन, और जीन कैन बी प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोसोम। क्लियर? तो टेक्स्ट बुक में आपको एक टेबल दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में देखिए पेज नंबर 82 मेरे में, आपकी न्यू बुक होगा तो थोड़ा चेंज होगा। ये वाले पेज पे यहाँ पे दिया है क्रोमोसोम और सेकंड वन इज जीन, बी टेबल दिया हुआ है। ऑकर्स इन ए पेयर, क्रोमोसोम कैसे होता है, ऑलवेज इन ए पेयर। तो फर्स्ट जो दिया है वो डिफरेंट, जीन ऑल्सो ऑकर्स इन ए पेयर।
एक दिया है क्रोमोसोम का, एक दिया है जीन का। क्रोमोसोम आल्सो इन ए पेयर, जीन आर आल्सो इन ए पेयर। फिर क्या दिया, सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन such that only one of each pair is transmitted to gametes। एक पेयर ही ट्रांसफर होता है गैमेट्स में, क्लियर। एक पेयर में से कोई एक क्रोमोसोम में वो ट्रांसफर होता है। तो सिमिलरली सेग्रीगेशन, वन एलिमेंट विल बी सेपरेटेड इन ए वन गैमेट्स, क्लियर। तो वहां पे सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट्स, इट मींस जीन आल्सो। और थर्ड, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट पेयर, ये दोनों पेयर कैसे है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ये दोनों सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे वन पेयर, जो भी पेयर दिया हुआ है, क्लियर, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। वन पेयर सेग्रीगेट विद इंडिपेंडेंटली विद अनदर पेयर, एक पेयर और दूसरे पेयर से सेग्रीगेट होता है, वो भी कैसे, इंडिपेंडेंटली। एक क्रोमोसोम के रिलेटेड है और एक जीन के रिलेटेड दिया हुआ है। अभी हमने ये डायग्राम भी आपको बता दिया, तो ये हो गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। रेडी। क्या यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से क्या अंडरस्टैंड किए, अंडरस्टूड दैट इज द क्रोमोसोम और दिस इज द जीन। So this theory indicates the genes are present on chromosome. Genes are present on chromosome and it is the unit of inheritance and it is the unit of inheritance. क्लियर। तो ये जो क्रोमोसोम है, इट कंटेन्स जीन दैट इज फैक्टर, क्लियर, आर प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोसोम। जीन दैट इज प्रेजेंट इन ए क्रोमोसोम एंड इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। विच वन, क्रोमोसोम। तो जो मेंडल ने नहीं बताया था, जीन जो था फैक्टर था, उसका फिजिकल प्रूफ कहां पे प्रेजेंट है। जीन कैन बी प्रेजेंट एट विच प्लेस इन ए सेल, यू डोंट नो। क्लियर। इसमें से हमें सीखने को मिलता है हाउ वाज द थ्योरी इज एक्सेप्टेड। इसके बाद फर्दर इसके थ्योरी को वर्क किया गया था, जो हमें पढ़ना लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में। क्लियर। तो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था, लाइक एंड सेग्रीगेशन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन है, उसका क्या है, लिमिटेशन। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लिमिटेशन है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे Sutton he made the knowledge of chromosomal segregation with Mendel's principle and called it the chromosomal theory of inheritance। उसके बाद वाला जो पैराग्राफ दिया है थॉमस एंड मॉर्गन, जो लिमिटेशन है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, किसका लिमिटेशन है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो उसके बाद जो साइंटिस्ट आए, ये जो यहाँ पे सटन एंड बोवेरी का वर्क है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उस पर फर्दर वर्क किसने किया, टी.एच. मॉर्गन ने, थॉमस एंड मॉर्गन। क्लियर। किस पे वर्क किया, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला इसने फ्रूट फ्लाई पे उसने वर्क किया। क्लियर। और उसके बेस पर रूल्स कौन सा दिया, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, जो नीट के लिए आपका फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। ओके। साइंटिस्ट कौन सा, ये मॉर्गन, वर्क ऑन ड्रोसोफिला एंड क्या वर्क उसके क्या बताया, लेट द डिस्कस द बेसिस ऑफ द वेरिएशन दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्रॉस। वेरिएशन कैन बी अक्रॉस ड्यूरिंग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो मेंडल बता रहे थे वेरिएशन नहीं आता है, बट वो प्रूफ किसने किया, वेरिएशन कैन बी अक्रॉस ड्यूरिंग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। किसने बताया, टी.एच. मॉर्गन। किस पे वर्क करके बताया, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला। क्लियर। फ्रूट फ्लाई पे वर्क किया। व्हाई मॉर्गन
वर्क ऑन ड्रोसोफिला। सर ने क्वेश्चन दिया था, याद है आपको फ्रेंड्स? क्या क्वेश्चन था? व्हाई मेंडल वर्क ऑन पी प्लांट था क्वेश्चन। व्हाई मेंडल वर्क ऑन पी प्लांट, क्यों वर्क किया था मेंडल ने पी प्लांट पे? तो पी प्लांट पे इसलिए वर्क किया था, इट इज इजीली अवेलेबल, चीपर, दे शोज मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल। क्लियर? ये सभी की वजह से, और जो ऑफस्प्रिंग आर फर्टाइल, राइट? तो इसके लिए किसने, ग्रीगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट पे वर्क किया। अब उसके बाद अभी कौन वर्क कर रहा है? टीएच मॉर्गन वर्क ऑन फ्रूट फ्लाई। तो सिमिलरली कैरेक्टर्स आने चाहिए। तो क्वेश्चन बनता है व्हाई मॉर्गन वर्क ऑन ड्रोसोफिला। कौन सा कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ने जा रहे हैं? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड recombination. It's a limitation of law independent assortment. Clear? किसने दिया था ये? टीएच मॉर्गन। वर्क ऑन फ्रूट फ्लाई। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज व्हाई मॉर्गन वर्क ऑन ड्रोसोफिला। Why Morgan work on Drosophila? आंसर क्या बन जाएगा इसका? फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिए, they could be grown on simple sympathetic medium. They could be grown on simple synthetic medium in laboratory. जैसे easily grow in any of the season pea plant में, यहाँ पे they could be grown on simple synthetic medium in laboratory. सेकेंड पॉइंट क्या दे देंगे इस पे? they complete their life cycle in about 2 weeks. तो पी प्लांट में क्या था? shorter life span. तो life cycle, complete their life cycle in about 2 weeks. लाइफ साइकिल कितना? ओनली अबाउट 2 वीक, मतलब शॉर्टर लाइफ स्पान, ज्यादा एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है. सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी. तो सिमिलरली इन पी प्लांट, सिंगल इट मीन्स रिप्रोडक्शन, सिंगल मैटिंग कुड बी प्रोड्यूस लार्ज नंबर of progeny flies. नेक्स्ट, एक ही मैटिंग से बहुत सारे प्रोजेनी मिलते थे. देयर वॉज क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, मेल एंड फीमेल. क्लियर? मेल एंड ये फीमेल एंड मेल, इट मीन्स सेक्स. Sexes will be clearly differentiated. Male and female will be clearly separated out. और last one is, it is many types of heredity and variation that can be seen with low power microscope. It means it creates variation and it is easily seen in simple microscope. क्लियर? तो इतना पॉइंट याद रखना है. वाई मेंडल कैन सिलेक्ट पी प्लांट, इजीली अवेलेबल, चीपर, दे शो मोर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, शॉर्टर लाइफ स्पान, देन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. ये सभी था.
तो सिमिलरली यहाँ पे दे कुड बी ग्रोन इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, तो फ्लाइज को ग्रोथ करना चाहिए कि सिंपल मीडियम में, चीपर मीडियम में ग्रोथ कर सकते हैं। लाइफ साइकिल 2 वीक कह दिया, शॉर्टर लाइफ स्पैन, ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सिंगल मैटिंग कुड बी प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, एक ही मैटिंग से बहुत सारे प्रोजेनी रिलीज कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्सेस सेपरेटली है और इट क्रिएट्स वेरिएशन। ये जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था, फ्लाइज बनते थे प्रोजेनी, उसमें वेरिएशन था और वेरिएशन कैन बी इजीली सीन इन सिंपल माइक्रोस्कोप। क्लियर? इसके बारे में पढ़ रहे हैं, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। उस पे सबसे पहले किसने दिया था? मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने वर्क किया। किसपे? फ्रूट फ्लाई पे। नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। क्लियर? तो व्हाई दे कैन सिलेक्ट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ये हो गया आंसर उसका। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है लिंकेज क्या होता है एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। देखो, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन अगर आपको समझना है तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन बायोलॉजी को थोड़ा साइड बाय रख के हमें जो ग्रामेटिकल फॉर्म है उस पे जाना है। क्लियर? जैसे लिंकेज क्या इंडिकेट करता है? ज्वाइनिंग। क्लियर? एसोसिएशन। लिंकेज इट मींस क्या होता है? एसोसिएशन, ज्वाइनिंग। Clear? Joining of anything, either association of two things. Clear? Joining of two things. तो कोई भी चीज को आप ज्वाइन कर रहे हो, जैसे यहाँ के लिए है वो जिन, तो जिन का जो एसोसिएशन है, कॉम्बिनेशन है, ज्वाइनिंग है, तो उसको बोला जाता है लिंकेज। इफ इट विल बी प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम और आइदर इट विल बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, तो बेस्ड ऑन देन इज द टॉपिक इज लिंकेज। तो लिंकेज समझ में आ गया। फिजिकल, उसका रियल मीनिंग क्या है? एज पर टेक्स्ट बुक, फिजिकल association of genes on a chromosome. Physical association of gene on chromosome, it means linkage. देखो, physical association may be present on same chromosome or is present on different chromosome. तो जो physical association है उसको क्या बोला गया? लिंकेज। सेकेंड क्या दिया हुआ है? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन वर्ड ही है, री अगेन। क्लियर? कॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन जो था उससे अलग। वो कब पॉसिबल है? जब कोई चेंज होता है, कोई पार्ट जो था वही जो है तो रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। क्लियर? तो रिकॉम्बिनेशन मतलब न्यू कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है? न्यू कॉम्बिनेशन। क्लियर? बट हियर, यहां के लिए क्या है उसका रिकॉम्बिनेशन डेफिनेशन? जनरेशन ऑफ non-parental gene combination. जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, जो था उससे अलग। जैसे लिया जाए जनरेशन, पेरेंट में हमने लिखा था कैपिटल डी, टॉल विथ राउंड एंड ड्वार्फ विथ रिंकल। तो यहाँ पे नया कॉम्बिनेशन क्या आ गया? हेट्रोजाइगस, टॉल विथ राउंड, ये आ गया F1 में। बट F2 के लिए जो नेक्स्ट था उसमें क्या था? टॉल विथ राउंड, देन फिनोटाइपिक रेशियो, ड्वार्फ विथ रिंकल, ये दो था, पेरेंटल था। क्लियर? ड्वार्फ विथ रिंकल, ये दो पेरेंटल था। नॉन पेरेंटल क्या था? टॉल विथ राउंड के प्लेस पर रिंकल एंड ड्वार्फ विथ, ये ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ क्या था? राउंड। तो ये नॉन पेरेंटल था। यहाँ पे भी दिया जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। ये जो दिया हुआ है ये है रिकॉम्बिनेशन, जो था वो नहीं, उससे अलग। तो उसको क्या बोला जाएगा? जनरेशन ऑफ न्यू पेरेंटल कॉम्बिनेशन। क्लियर? मतलब हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल मीनिंग क्या हो सकता है? हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो ये हो गया लिंकेज और ये हो गया रिकॉम्बिनेशन। अब इसके बेस पे अगर लिया जाए तो इसमें एक जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है,
जो नियर अबाउट जीन होता है टाइटली linked gene shows less recombination and loosely linked gene shows more रिकॉम्बिनेशन। नजदीक नजदीक अगर जीन प्रेजेंट है तो रिकॉम्बिनेशन कैसा होगा? कम होगा। और इफ जीन आर प्रेजेंट फार अवे टू ईच अदर इट मींस रिकॉम्बिनेशन इज मोर। ये सेंटेंस आपको लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के लिए याद रखना है। टाइटली लिंक्ड जीन शोज मोर रिकॉम्बिनेशन, टाइटली लिंक्ड जीन शोज लेस रिकॉम्बिनेशन एंड लूजली लिंक्ड जीन शोज मोर रिकॉम्बिनेशन। कैसे रिकॉम्बिनेशन होता है मतलब ये याद रखना है। क्लियर? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन हो गया। लिंकेज मतलब एसोसिएशन और रिकॉम्बिनेशन मतलब न्यू कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लिंकेज अगर ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन कम है और लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है। रेडी? तो टाइटली लिंक्ड जीन शोज लेस रिकॉम्बिनेशन, लूजली लिंक्ड जीन शोज मोर रिकॉम्बिनेशन। क्या पढ़ना है इसमें? सबसे पहले कोई भी जीन किस तरह से क्रॉसिंग ओवर होगा। मियोसिस अगर आपको याद है तो इसमें इजीली समझ में आ जाएगा। एक ये क्रोमोसोम है, ए और यहां पे आ गया स्मॉल है, यहां पे आ गया बी और ये आ गया स्मॉल बी। क्लियर? इस प्रकार गैमेट्स बनेगा तो ये तो दोनों सेपरेट हो ही जाएंगे इजीली। क्लियर? बट अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ, अगर आपको मियोसिस में याद है क्रॉसिंग ओवर कैन बी अकर्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, वो हमें पढ़ना है। अगर कॉम्बिनेशन हुआ तब की बात कर रहे हैं। मेंडल ने जो वर्क किया था उसका रिकॉम्बिनेशन कहीं नहीं था। उसने सीधे, क्योंकि क्रोमोसोम विल बी जीन विल बी प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोसोम, मेंडल ने वर्क किया था डायग्रिड तो ऐसे किया था। ये था टॉल प्लांट। क्लियर? और ये था टॉल विथ राउंड। क्लियर? तो टॉल विथ राउंड था तो यहां से एक गैमेट्स आ गया और एक यहां से आ गया, तो ये टॉल विथ राउंड एज आ गया। इसमें कभी रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों सेपरेट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। वन कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम, अनदर कैन बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। तो मेंडल ने जो जितने भी कैरेक्टर्स 7 स्टडी किए थे ऑल आर प्रेजेंट एट सेपरेट क्रोमोसोम, तो उसमें रिकॉम्बिनेशन मिला नहीं था। इसीलिए तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है इसका? लिमिटेशन। मॉर्गन ने जो वर्क किया था ड्रोसोफिला पे, फ्रूट फ्लाई पे वर्क किया था, तब उसको क्या देखने को मिला? जो जीन उसने लिया था वो जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था, तो उसमें एक्स क्रोमोसोम और सेक्स लिंक क्रोमोसोम लिया था, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था जिसमें रिकॉम्बिनेशन मिला। आगे हम बनाते हैं क्रॉस लेके। कैसे पॉसिबल है? ये क्रोमोसोम है वो 1 है पेयर जिसमें 2 जीन अवेलेबल है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है दूसरा यहाँ पे है। जीन ए जीन बी, 2 अल्फाबेट मींस 2 कैरेक्टर्स। क्लियर? और 2 पेयर्स। यहाँ पे उसका रिसेसिव एलिमेंट्स हो गया, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट हमने लिया हुआ है। अब क्या होगा? अगर क्रॉसिंग ओवर होगा, मान लो ऐसे इसका क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्लियर? तो ये क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये जीन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करेगा। क्लियर? तो ये बी इधर आ जाएगा, कैपिटल बी उधर आ जाएगा। तब क्या होगा? यहाँ पे जो ऊपर वाला क्रोमोसोम था उसका तो कॉम्बिनेशन एज इट इज रहेगा ना, ऊपर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कैपिटल ए। क्लियर? और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल स्मॉल बी और दूसरा क्या बन गया? यहाँ पे स्मॉल ए विद कैपिटल बी। तो देखो जीन अगर दूर दूर है एक ही क्रोमोसोम में, इफ जीन आर फार अवे टू ईच अदर इन ए क्रोमोसोम दे शोज मोर रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखो रिकॉम्बिनेशन हो गया ना, कैपिटल ए विद स्मॉल बी और स्मॉल ए विद कैपिटल बी। तो जीन आर फार अवे टू ईच अदर, ये हो गया पॉसिबिलिटी 1। फार अवे टू ईच अदर दे शोज मोर रिकॉम्बिनेशन। पॉसिबिलिटी 2 लेते हैं, अगर वही सेम क्रोमोसोम जीन यहाँ पे ए और ये जीन अगर बी यहाँ पे होता तो यहाँ पे स्मॉल ए और ये स्मॉल बी, इस तरह से लिया हमने। एक जीन दूर था, अब ये जीन कहाँ पे है? एक ही यहाँ पे
क्रोमेटिड्स में प्रेजेंट है, एक ही क्रोमेटिड्स के आर्म में प्रेजेंट है, सिंगल आर्म में, क्लियर। तो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसका अगर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, तो यहाँ पे जैसे मान लो कि क्रॉसिंग ओवर जैसे उधर हुआ था, सिमिलरली नीचे क्रॉसिंग ओवर होता है इस तरह से। तो ये आर्म तो एज इट इज रह गया, क्लियर। ये आर्म में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ए और बी था वो एज इट इज रह गया। और यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी भी रह गया। रेडी। तो क्या इंडिकेट कर रहा है, इफ जीन आर नियर टू ईच अदर शोज लेस रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है। जब ये क्रॉसिंग ओवर कहां पे होगा, अगर ऊपर होगा तब, ये आम में नीचे आम में हुआ जैसा अगले हुआ था तब ये रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, बट ये क्रॉसिंग ओवर ऐसे हुआ तो यहाँ पे ये एलिप्स चेंज हो जाएगा, कैपिटल ए इसमें आ जाएगा, स्मॉल ए इसमें आ गया ये प्लेस पे। तो यहाँ पे क्या नया मिल जाएगा आपको, ये हो गया स्मॉल ए, यहाँ पे कैपिटल ए, और यहाँ पे कैपिटल बी और ये स्मॉल बी। तो रिकॉम्बिनेशन हुआ, बट चांसेस कैसा है, लेस है एज कंपेयर टू फर्स्ट जो यहाँ पे दिया था कंडीशन। तो एज कंपेयर टू फर्स्ट कंडीशन देयर इज द लेस recombination. In first case, more chances of recombination. यहाँ पे less chances of recombination. Why less chances? Because of gene are nearer to each other. Why there is the more chances of recombination? Because gene are far away to each other. एक ही क्रोमोसोम में दूर दूर है तो ज्यादा चांसेस है, और एक ही क्रोमोसोम में नियर अबाउट है तो लेस रिकॉम्बिनेशन है। अब थर्ड कंडीशन इसी पे ही हम समझते हैं। थर्ड में वही सेम क्रोमोसोम जीन बिल्कुल नजदीक दिया हुआ है ए और बी, यहाँ पे भी स्मॉल ए और स्मॉल बी दिया हुआ है। अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, मान लो कि ये रिकॉम्बिनेशन हो गया तो भी दोनों जीन कैसे आ जाएगा, साथ में आ जाएगा, ऐसे हो गया रिकॉम्बिनेशन। तो आफ्टर रिकॉम्बिनेशन जब यहाँ पे बन जाएगा क्रोमोसोम, तभी भी क्या हो गया, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल ए कैपिटल बी। पेरेंटल कंपोजिशन में कोई भी चेंज हुआ नहीं आफ्टर रिकॉम्बिनेशन ऑल्सो, क्लियर। तो आफ्टर रिकॉम्बिनेशन चेंज नहीं हुआ तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, इफ जीन आर nearer to each other, it means less distance, they show maybe no or very less recombination. तो अल्टीमेटली लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में एक डेफिनेशन हो गया ना, टाइटली लिंक्ड जीन shows less recombination. टाइटली लिंक देखो नजदीक नजदीक टाइटली है, जैसे जैसे दो जीन नजदीक है ना तो वो टाइटली हो गया। आप एक ही बेंच में साथ में बैठते हो तो आपका कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ ज्यादा है कंपेयर टू जो आपका जो आप दूर बैठता है, क्लियर। तो जो भी अटैचमेंट है यहाँ पे भी जीन का जो अटैचमेंट है, इफ वी आर नियरर टू ईच अदर तो उसका लिंकेज कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और फार अवे टू ईच अदर तो लिंकेज कैसा है, लूज है। तो लिंकेज लूज है तो इजीली सेपरेट हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन शोज करेगा। अगर वो लिंकेज कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, नियरर टू ईच अदर है, तो उसमें लेस रिकॉम्बिनेशन शोज करेगा। तो ये बता सकते हो रिकॉम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बोलते हो गया, डिस्टेंस ऑफ जीन, क्लियर। तो जो भी जितना भी डिस्टेंस है उसके बेस से क्या हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, क्लियर। तो लिंकेज है वो दो टाइप के, यहाँ पे अब लिंकेज है वो हमें दो टाइप के पढ़ना है, लिंकेज। लिंकेज दो टाइप का हो गया, एक हो गया कंप्लीट लिंकेज और एक हो जाएगा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट जो हमें अभी पढ़ना है, कंप्लीट लिंकेज है जिसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है ऐसा, क्लियर। तो कंप्लीट लिंकेज है तो लिंक जीन डू नॉट शो नॉट गेट सेपरेटेड, linked gene do not get separated,
दिस वॉज रिपोर्टेड बाय मॉर्गन इन ड्रोसोफिला, और ये किसने देखा था? दिस वॉज रिपोर्टेड बाय मॉर्गन। मॉर्गन ने, टीएच मॉर्गन, जो भी ड्रोसोफिला पे वर्क कर रहे थे, मॉर्गन इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। उसका एक एग्जांपल लेते हैं। कंप्लीट लिंकेज किसको बोला जाता है? तो उसने जो लिया था, ग्रे बॉडी एंड नॉर्मल विंग आर लिंक। ये दोनों जीन कैसे हैं? आर लिंक, टाइटली लिंक। दूसरा जो लिया था, ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिगियल विंग्स आर लिंक। ये दो कैरेक्टर्स दिया है। ग्रे बॉडी कलर था विथ नॉर्मल विंग और ब्लैक बॉडी विथ वेस्टिगल शॉर्ट विंग। क्लियर? एक एग्जांपल हो गया। एग्जांपल 2 भी आप देख सकते हो, ये कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे स्टडी किया कंप्लीट लिंकेज, जिसमें क्या नहीं है? रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सेकेंड, आप राइट, जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, कलर एंड प्रोडक्टिविटी का जिन साथ में लिंक है। क्लियर? और एक्सपेरिमेंट एग्जांपल जो दिया हुआ है थर्ड, वो दिया है इन कॉटन कलर ऑफ कोरोना linked with प्रोडक्टिविटी। कोरोला का जो कलर है वो प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक है, विच में स्पेसिफिक अगर कोरोला का डेवलप हो गया कलर, क्लियर, जैसे एग्जांपल रेड, तब उसका प्रोडक्टिविटी क्या हो गया? हाई, मतलब फाइबर प्रोडक्टिविटी जो फाइबर्स डेवलप होता है कॉटन में वो ज्यादा होगा। तो स्पेसिफिक कलर में तो उसका क्या है? फाइबर से प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? टाइप लेवल। इसका सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा? यूज एज ए मार्कर। सिग्निफिकेंस of linkage। used as a marker। कोई जीन को आप मार्कर के लिए यूज कर सकते हो। क्या इंडिकेट करेगा? कोरोला पैसिफिक कलर डेवलप किया तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा ही होगा। क्लियर? यहाँ पे राइस में पैसिफिक कलर डेवलप हुआ तो प्रोडक्टिविटी हायर होगा। ये दिया ग्रे बॉडी तो ऑलवेज नॉर्मल विंग होगा और ब्लैक बॉडी इज वेस्टिगल। तो ये जीन को हम क्या कर सकते हैं? मार्कर के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसको क्या बोला जाता है? कंप्लीट लिंकेज। और इनकम्प्लीट लिंकेज व्हेन न्यू रिकॉम्बिनेशन, व्हेन न्यू रिकॉम्बिनेशन also appear along with parental combination in offspring. This type of linkage called incomplete. When new recombination appears along with parental combination in offspring. Clear? New combination due to crossing over. New combination due to crossing over। क्रॉसिंग ओवर से नया कैरेक्टर्स डेवलप होगा। क्लियर? तो ये हो गया इनकम्प्लीट। जो क्रॉसिंग ओवर हो गया, जो नहीं था वो मिल गया, जैसे कैपिटल ए और यहाँ पे दिया था बी और एक ही क्रोमोसोम में यहाँ पे स्मॉल है और स्मॉल भी दिया था। तो जो क्रॉसिंग ओवर हो गया इस तरह से, तो नया कॉम्बिनेशन क्या मिला? ए के साथ बी था, अब हो गया ए के साथ स्मॉल बी। क्लियर? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी। तो नया कॉम्बिनेशन मिला ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर।
तो ये हो गया इनकम्प्लीट। यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज है, जो जीन क्रॉसिंग ओवर के बाद भी कैसे रहेगा, साथ में हो गया। तो दो टाइप का क्या हो गया, लिंकेज। यहाँ पे टाइप स्टडी किया लिंकेज का हमने कि जो जीन है दूर है तो वो लूजली लिंक्ड है, और नियर है तो टाइटली लिंक है। फार अवे टू ईच अदर दे शोज मोर रिकॉम्बिनेशन, नियर टू ईच अदर दे शोज लेस और नो रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज है वो दो टाइप के, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट लिंक मतलब टाइटली लिंक जीन जिसमें रिकॉम्बिनेशन होता नहीं है, और लूजली लिंक है जो इनकम्प्लीट लिंकेज दिया है, इनकम्प्लीट दिया हुआ है, इसका दोनों का लिंकेज उतना नहीं है, तो वो क्या शोज करेगा, रिकॉम्बिनेशन शोज करेगा। इट मींस लूजली लिंक शोज रिकॉम्बिनेशन। अल्टीमेटली वही हो गया, tightly linked gene shows less recombination and loosely linked gene shows more recombination. एक और बताना है आपको, लिंकेज ग्रुप भी होता है। क्या होता है, लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए वन सेट। क्लियर, द टोटल नंबर ऑफ वन सेट मतलब कैसा हो जाता है, एन haploid number of chromosome in an organism. Example, in human beings, how many it contains total 23 pairs of chromosome. How many pairs, 23 pairs. Clear, तो haploid इसका क्या हो गया, only single 23 हो गया, haploid 23। तो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, एक क्रोमोसोम में जितना जीन हो गया वो क्या हो गया, लिंकेज। तो टोटल जितने भी क्रोमोसोम डिफरेंट अवेलेबल है वो क्या हो गया, लिंकेज ग्रुप। तो टोटल नंबर ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर इंक्लूडिंग इनटू लिंकेज ग्रुप। तो इन ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे देखा ह्यूमन बीइंग टोटल लिंकेज ग्रुप कितना हो गया, 23 क्रोमोसोम। क्लियर, इसी तरह यहाँ पे ड्रोसोफिला में देख सकते हो, Drosophila contain 4 pairs of chromosome. Haploid इसका क्या हो गया, 4। यहाँ पे ये 4 पेयर है, 2n टोटल 8। क्लियर, तो यहाँ पे 4 हो गया। तो लिंकेज ग्रुप कितना हो गया, 4 इन ड्रोसोफिला। इतना समझ में आ गया, लिंकेज ग्रुप जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है आर इंक्लूडिंग इनटू लिंकेज ग्रुप। क्लियर, अब आपको पढ़ना है जीन मैपिंग। जीन मैपिंग, मैपिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम में जो जीन अवेलेबल है उसको बोला जाता है मैप। अरेंजमेंट ऑफ जीन इन ए क्रोमोसोम, ये तो उसको बोला जाता है मैप। ये अरेंजमेंट हो गया। तो जीन जो है वो दूर है, फार टू ईच अदर, दे शो मोर रिकॉम्बिनेशन, पॉसिबिलिटी क्रॉसिंग ओवर का। क्लियर, तो जितना भी डिस्टेंस ज्यादा, इफ डिस्टेंस इज मोर देन रिकॉम्बिनेशन is also more, but distance है वो क्या हो गया, nearer to each other हो गया। क्लियर, तो they show distance less so less recombination frequency,
फ्रीक्वेंसी कितना होगा, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस, जैसे यहाँ पे कैसे मेजर करेंगे, क्लियर, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड मैप यूनिट, यहाँ पे जीन मैपिंग दिया ना, एंड मैप यूनिट, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड मैप यूनिट, सेंटीमॉर्गन ने ये दिया था, इसका यूनिट है सेंटीमॉर्गन। मैप यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, यहाँ पे क्रोमोसोम है, क्लियर, और ये डिस्टेंस है, जस्ट एग्जांपल ए एंड बी, दैट इज 10 मैप, उसमें मेजर किया जाता है, किसने दिया था, सेंटीमॉर्गन, 10 मैप दिया हुआ है, क्या है, मैप यूनिट, डिस्टेंस इज 10 between two genes, that is A and B is 10 map unit, तो recombination frequency is 10%, समझ में आ गया, तो frequency है जितना, if the distance is more, frequency is more, distance is less, frequency is less, clear, so if the distance we can know, so frequency also can be known, if distance is 10 map unit, it means recombination is only 10%, clear, if distance is 5 map unit, recombination frequency is 5%, clear, the distance between two genes is 10 map unit, then chances of recombination is also frequency is 10% हो गया। इसके बेस पे आपको एग्जांपल पूछा जा सकता है, ये समझ में आ गया, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यूनिट। अब आपको क्या बताना है इसमें, एग्जांपल, इसमें मेजर किया जाता है सेंटीमॉर्गन। एग्जांपल है, जैसे जीन A and B, distance between two genes A and B is 20 map unit, distance दिया हुआ है between two genes, that is A and B, and distance between gene A and C is 10 map unit. Write its arrangement of gene in a chromosome. जीन बताना है क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम में डिस्टेंस किसका बता दिया, ए और बी, कितना दिया हुआ है, 20 मैप दिया हुआ है, रेडी, फ्रीक्वेंसी आपको दिया है तो डिस्टेंस ही हो गया। अब आपको बताना है ए एंड सी कितना है, 10, चांसेस ये भी है इसके लिए कि ए है वो सी के बीच में प्रेजेंट है, यहाँ पे ए और बी के बीच में, आप ये भी हो सकता है, तब 10 यूनिट हो गया, 10 मैप यूनिट पॉसिबल, ये भी है कि यहाँ पे भी है, कौन से डायरेक्शन नहीं दिया है, ये भी सी है, 10 मैप यूनिट हो गया। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, राइट, इस अरेंजमेंट, क्लियर, तो अरेंजमेंट इज लाइक एन ए सी और बी, और either second is C A and B, तो आंसर क्या हो जाएगा, A C B और C A B, ये दोनों पॉसिबल हो सकता है, A C B, either C A B, रेडी, इस तरह से बता सकते हो आप। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज अगर आपको बताना है तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हो आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डिस्टेंस बिटवीन जीन, आइदर 1 बाय क्रॉसिंग ओवर। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, लिंकेज है वो किसके बेस पे हो गया, बेस्ड ऑन डिस्टेंस बिटवीन जीन, डायरेक्टली लिंक जीन है, क्लियर, तो 1 बाय डिस्टेंस हो गया, 1 बाय डिस्टेंस बिटवीन जीन, आइदर 1 बाय क्रॉसिंग ओवर। डिस्टेंस इज कैसे हो जाएगा, लेस, डिस्टेंस इज लेस, shows less recombination, distance is more, they show more recombination, ready, ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। ये पूरा हो गया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन तक। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू आपको पूछे जा सकते हैं, सेंटीमॉर्गन उसका यूनिट हो जाता है, आपको हमने बता दिया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, टाइटली लिंक्ड इफ दे आर नियरर टू ईच अदर दे शो लेस रिकॉम्बिनेशन, और इफ दे आर फार अवे टू ईच अदर दे शो मोर रिकॉम्बिनेशन।
क्लियर। टेक्स्ट बुक के बेस पे क्रॉस रह जाता है, जो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का क्रॉस दिया हुआ है यहाँ पे मॉर्गन वर्क कर रहे थे ड्रोसोफिला पे, ये वर्क ये क्रॉस क्लियर। कोई भी है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के लिए बनाना, वो क्या इंडिकेट करता बताते हैं मॉर्गन ने विथ लिंकेज और विदाउट लिंकेज कैसे पॉसिबल है ये दिया हुआ है। क्रॉस ए कैसे बनाना है क्लियर। पूरा थ्योरी पार्ट हो गया। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया, टाइटली लिंक जिन, लूजली लिंक जिन, लेस रिकॉम्बिनेशन, मोर रिकॉम्बिनेशन। क्रॉस ए है, उसने ड्रोसोफिला मेल और फीमेल ले लिया, डायरेक्ट हम क्रोमोसोम बनाते हैं, ये दिया हुआ है क्रोमोसोम, ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम जो दिया हुआ आपको फीमेल का, यहाँ पे दिया हुआ मेल का। इट मीन्स मेल एक्स एंड वाई और एक्स और एक्स। मॉर्गन वर्क ऑन ड्रोसोफिला क्लियर। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई पे वर्क कर रहे थे, उसने एक्स क्रोमोसोम पे दो कैरेक्टर्स लिया क्लियर। सेक्स लिंक क्रोमोसोम दिया हुआ है वाई एंड डब्ल्यू, नजदीक है देखो वाई एंड डब्ल्यू, नजदीक क्यों दिया? वाई क्या इंडिकेट कर रहा है? येलो बॉडी व्हाइट आई, येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल क्लियर। और यहाँ पे देखो एक्स में ये जीन है, कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस दिया है वाइल्ड टाइप। अगर ये आ जाएगा तो एक्सप्रेशन इसका होगा जो डोमिनेंट होता है उसके जैसे, इसलिए उसको प्लस साइन से इंडिकेट किया है। ये दिया है पेरेंटल कंपोजिशन, क्या दिया हुआ है? पेरेंट 1 ईयर, ये पेरेंट 2 रेडी। तो पेरेंटल कंपोजिशन के बाद आपको मालूम इसको गैमेट्स बनाएंगे तो दोनों सेम है, तो एक ही टाइप का गैमेट्स बनेगा, यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स है क्लियर। तो क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो कैसे मिलेगा? इसको पहले ले लिया, इसको क्रॉसिंग ओवर किया तो इसके साथ भी किया और यहाँ पे भी कर दिया क्लियर, एक पहला हो गया। दूसरा इसके साथ भी किया और इसके साथ भी क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले कैसे बनेगा? यहाँ पे F1 जनरेशन के लिए, F1 जनरेशन में रेडी, पहले ले लिया यहाँ से y प्लस डब्ल्यू प्लस और y एंड डब्ल्यू, ये इसके साथ हो गया क्लियर। y प्लस डब्ल्यू प्लस एंड y और डब्ल्यू, y प्लस डब्ल्यू प्लस y और डब्ल्यू, ये हो गया रेडी। ये इसके साथ लो, इधर इसके साथ, दोनों सेम ही है, y प्लस डब्ल्यू प्लस y और डब्ल्यू, y प्लस डब्ल्यू प्लस y और डब्ल्यू, मतलब दोनों सेम है, तो ये हमने एक ही रखा, इसको निकाल दिया। अब इसके दो पॉसिबिलिटी है, आइदर ये y प्लस डब्ल्यू प्लस तभी भी एक ही रहेगा, चाहे वो ये बनाए ये बनाए, तो इसको इसके साथ ले लिया क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा y एंड डब्ल्यू, इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये हो गया x एंड y क्रोमोसोम, ये बन गया x और x। यहाँ पे है फीमेल और ये है मेल, क्या है ये? F1 प्रोजेनी। समझ में आ रहा है आपको क्लियर? अगर दोनों सेम है, जैसे कैपिटल T, तो एक ही गैमेट्स लेते हैं तो, और यहाँ पे है दोनों डिफरेंट टाइप्स के लिए हुआ है, कैपिटल T और स्मॉल t, तो इसके दो बन जाएंगे कैपिटल और स्मॉल, तो एक बनाएंगे कैपिटल T, एक बनाएंगे कैपिटल T और स्मॉल t, ऐसे क्लियर। तो यहाँ पे भी सेम बनाया, x और y दिया था, xx दिया था, तो एक बन गया xx और एक बन गया x और y क्लियर। अब F2 जनरेशन देना है, जीन कैसा है? नजदीक है क्लियर। अब क्या बताना है आपको? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए इसके दो गैमेट्स बन जाएगा, अलग अलग बनेगा, यहाँ से अंदर ना y प्लस डब्ल्यू प्लस y और डब्ल्यू, दोनों गैमेट्स अलग, यहाँ पे भी दोनों गैमेट्स अलग। तो पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? देखो पहले ये इसके साथ और इसके साथ क्रॉसिंग ओवर करेंगे क्लियर, तो ये बन गया यहाँ पे X क्रोमोसोम
इसमें y प्लस और w प्लस, और दूसरा आ गया जहां पे y एंड w 8। दूसरा क्या बन जाएगा यहाँ पे y और w, अगेन y और w, ये दो हो गया x x x x फीमेल के लिए। दो मेल के लिए पॉसिबल हो सकता है, अब ये मिटा देते हैं, इसको इसके साथ क्रॉसिंग और करेंगे, एक इसके साथ हो जाएगा, क्लियर। तो दो यहाँ पे ये एक्स क्रोमोसोम हो गया जिसमें y प्लस और w प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा ये मेल। दूसरा क्रोमोसोम होगा जिसमें क्या आ जाएगा y एंड w, और एक हो जाएगा फिर x और y, x और y, दो फीमेल और दो मेल 50-50%। ये हो गया विदाउट रिकॉम्बिनेशन। किसके रिलेटेड हो गया? विदाउट रिकॉम्बिनेशन, क्लियर। तो पेरेंटल टाइप ऊपर आप देखेंगे तो कितना लिखा हुआ पेरेंटल टाइप 98.7% चांसेस ये, बिकॉज जीन आर नियरर टू ईच अदर। बाई चांस अगर रिकॉम्बिनेशन होता है, जैसे हमने बताया था कि ये जीन ए और बी, क्लियर, स्मॉल ए और स्मॉल बी, रिकॉम्बिनेशन हो गया तो ये स्मॉल ए इधर आ जाएगा, कैपिटल ए इधर आ जाएगा। इस तरह से अगर रिकॉम्बिनेशन हो गया तो ये दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, y प्लस इधर आ जाएगा, y उधर चला जाएगा। अब इसी को हम रिकॉम्बिनेशन करके यहाँ पे स्टडी करते हैं। ये बन गया y प्लस और ये बन गया y, रेडी। अब इसके जैसे ही गैमेट्स बनाना है, बट चेंज क्या करना पड़ेगा, ओनली क्रॉसिंग ओवर करके। जैसे दो बन गए x के, x यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वापस वही, ये इसके साथ और इसके साथ y और w प्लस और y और w, इसमें नहीं होगा। मेल do not show recombination because in Y chromosome there is the no presence of yellow body or white color type of gene. It means in female only they show recombination, male do not show recombination. Recombination एक में हुआ, इसमें आया नहीं, तो स्टेरिलिटी रख दिया Y और W। अब देखो ये इसके साथ हो गया, अब हमें देखना इसके साथ, तो क्या आ जाएगा Y प्लस और W, ये हो गया, और नीचे Y और W। इसी तरह यहाँ पे इसमें आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसको मिटा देते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉसिंग और y और w प्लस, और यहाँ पे y प्लस और w, ये हो गया रिकॉम्बिनेशन। जो लेफ्ट चांसेस थे ये हो गया पेरेंटल टाइप। पेरेंटल टाइप है तो कितना 98.7% और रिकॉम्बिनेशन ओनली 1.3%, इतना ही रिकॉम्बिनेशन हो गया, रेडी। और ये है 98.7%। ये आपको समझ में आ गया, टाइप के लिए थी। सेम ही क्रॉसिंग और आपको दूसरा दिया हुआ है बाजू में, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, सेम टाइप है। डिफरेंस क्या है, ओनली जीन का डिफरेंस है वहां पे। व्हाइट एंड मिनिएचर और वाइल्ड टाइप। सेम ड्रोसोफिला फीमेल और ये मेल। यहाँ पे जो जीन लिया वो कैसे दिया हुआ, फार अवे टू ईच अदर। देखो वाइल्ड कैसे दिया, व्हाइट एंड मिनिएचर, W एंड M कैसे लिया, W प्लस M, W एंड M। यहाँ पे लिया हुआ है W प्लस एंड M प्लस वाइल्ड टाइप।
ये नॉर्मल। जैसे यहाँ पे येलो बॉडी व्हाइट आई दिया था, यहाँ पे सेम दिया हुआ है व्हाइट एंड मिनिएचर, क्लियर साइज के बेस से दिया हुआ है। दूसरा जीन आ गया ना व्हाइट और मिनिएचर, फीमेल, और यहाँ पे भी ये मेल और फीमेल, X chromosome, Y chromosome do not contain any type of gene. The gene which can be present only on X chromosome. Clear? It means recombination cannot be shown in Drosophila. अब सेम यहाँ पे जैसे क्रॉस किया था वही क्रॉस आपको बनाना है। कैसे क्रॉस करेंगे? दोनों सेम टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का गैमेट्स बनेगा तो दो पॉसिबल है, इसका एक ही गैमेट्स, इसका दो गैमेट्स। क्लियर? तो एक बन जाएगा XX, one can be inherited from mother, another can be father। तो यहाँ पे क्या आ गया WN M, यहाँ पे क्या आ जाएगा W प्लस और M प्लस X हो गया। क्लियर? और दूसरा पॉसिबिलिटी है X और Y, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये X यहाँ पे WN M, X और Y, दो हो गया। अगेन ये मेल और फीमेल, इसको ले लिए फीमेल और ये हो गया मेल। ये हो गया F1 जनरेशन। F2 जनरेशन में दो पॉसिबिलिटी है, विथ रिकॉम्बिनेशन और विदाउट रिकॉम्बिनेशन। पहले विदाउट रिकॉम्बिनेशन एज इट इज रखा, तो इसको इसके साथ क्रॉसिंग ओवर करेंगे, फिर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करेंगे, दोनों डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है इसलिए। तो एक हो गया यहाँ पे WN M, ये WNM, और नीचे भी दूसरा क्या हो जाएगा WNM, ये और ये। दूसरा क्या लेंगे, W प्लस M प्लस और WNM, ये हो गया X, यहाँ से भी X, वहां से भी X, इधर X, ये हो गया दो पॉसिबिलिटी। अब मेल के लिए भी A, अब ये दोनों मिल देते हैं, इसको इसके साथ क्रॉसिंग ओवर, इधर ये क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, तो ये बन गया X क्रोमोसोम और ये बन गया Y क्रोमोसोम। अगेन ये बन गया X क्रोमोसोम और ये बन गया Y क्रोमोसोम। X पे क्या प्रेजेंट दिया हुआ था, दूर है। क्लियर? तो यहाँ पे पहले इसको लिया WNM और यहाँ पे ले लिया W प्लस NM प्लस। चेंज ओनली क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे पेरेंटल टाइप कितना दिया, 62.8% पेरेंटल। यहाँ पे पेरेंटल कितना है 98.7%, रिकॉम्बिनेशन 1.3%। इसका रिकॉम्बिनेशन टाइप बाकी है। रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल इजी, जीन दूर है तो क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है। W प्लस इधर आ गया, क्लियर? W प्लस यहाँ आ गया तो ये आ गया W प्लस, यहाँ पे था, अब W इधर आ गया तो क्रॉसिंग ओवर हो गया ना इस तरह से। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद वही सेम जीन बनाना है, इसको इसके साथ और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, तो ये तो बन गया X क्रोमोसोम। X, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीन दूर दिया हुआ है, रिकॉम्बिनेशन के बाद W प्लस और N, ये WNM, X हो गया। दूसरा क्या है WNM प्लस और यहाँ पे WNM। रेडी? इसको अब यहाँ पे इसके साथ क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो एक हो गया X और एक हो गया Y, दूसरा भी X और ये हो गया, क्या हो जाएगा W प्लस और M, और इसमें है ही यहाँ पे WNM प्लस N, इसमें है ही। क्लियर? तो ये कैसा हो गया, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कितने परसेंट दिया, 37.2% दिया हुआ है। ये ओनली क्रॉस बनाना है आपको। क्रॉस क्या इंडिकेट करता है आपका, क्रॉस सिंपल इंडिकेशन कर रहा है
दोनों में से। जो क्रॉस ए है टाइटली लिंक्ड जीन है, F1 जनरेशन हो गया विदाउट क्रॉसिंग ओवर, तो ये दो बन गए, आइदर फीमेल और ये मेल। अगेन F2 जनरेशन विदाउट रिकॉम्बिनेशन और ये विथ रिकॉम्बिनेशन, बट देयर इज द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज लेस रिकॉम्बिनेशन के चांसेस है बिकॉज जीन आर टाइटली लिंक्ड। और पेरेंटल टाइप इज मोर 98.7 बिकॉज जीन आर नियरर टू ईच अदर। इसलिए तो इसका क्या डेफिनेशन लिखते हैं, रिकॉम्बिनेशन tightly linked gene shows less recombination और loosely linked gene shows more recombination। देखो tightly linked gene recombination is 1.3%, loosely linked gene recombination is 37.2%। क्लियर। और रिकॉम्बिनेशन में बता दिया है, it will be measured in mapped units based on frequency, if distance is more the frequency is also more। तो ये हो गया tightly linked gene के बेस पे क्रॉसिंग ओवर समझ में आ गया। यहाँ पे इसको कॉमनली इसके साथ और इसके साथ क्रॉस ओवर किए तो 1 2 1 2 ये हो गया फीमेल, ये मेल का है Y, ये X और Y, X और Y, XY XY। यहाँ पे YW पहले विदाउट रिकॉम्बिनेशन और आफ्टर रिकॉम्बिनेशन दोनों दिया है, ओनली चेंज किया है Y को रिकॉम्बिनेशन में। सिमिलरली यहाँ पे WNM लिया था, दूर था, जब यहाँ पे नजदीक था और यहाँ पे दूर दिया हुआ था, ये पेरेंट हो गया। ये पेरेंटल टाइप में F2 जनरेशन है और ये विथ रिकॉम्बिनेशन F2 जनरेशन है। क्लियर। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। 62.8% ये क्योंकि एक ही आम में दिया हुआ है, बट रिकॉम्बिनेशन के चांसेस एज कंपेयर टू केस 1 यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। तो इतना आपको समझ में आ गया। आज हमने ओनली केस स्टडी किया हुआ है। सबसे पहले ये किसका लिमिटेशन स्टूडेंट्स, ये लिमिटेशन किसका है, लो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता ही है, क्लियर, बट उसका लिमिटेशन ये था ऑल जीन आर इंडिपेंडेंट टू इनहेरिटेंस। जरूरी नहीं है इनहेरिटेंस है, वहां पे रेशियो 9:3:3:1 मिल रहा था किसको, मेंडल को, डायब्रिड क्रॉस में। डायब्रिड क्रॉस किया था एट ए टाइम, ये टेकिंग 2 कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर लिया था ना, तो 2 कैरेक्टर लिया था तो उसको क्या बोला गया था, डायब्रिड। ये भी क्या है, डायब्रिड क्रॉस। रेशियो क्या मिल रहा था, 9:3:3:1, बट यहाँ पे ऐसा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पे, बिकॉज जीन कैन बी प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। और जब मेंडल वर्क कर रहे थे तो जीन कैन बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ये Y भी अलग क्रोमोसोम में और W भी अलग क्रोमोसोम, तो ये रिकॉम्बिनेशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। क्लियर। तो रेशियो डेविएटेड हुआ। जब मॉर्गन ड्रोसोफिला पे वर्क कर रहे थे तब उसने देखा डायब्रिड क्रॉस में रेशियो मिलना चाहिए था 9:3:3:1, बट रेशियो क्या हो गया, डेविएटेड हो गया, चेंज हो गया। चेंज हो गया तो इंडिकेट क्या कर रहा है कि जीन विल बी प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, देयर इज द मोर चांसेस ऑफ इट विल बी इनहेरिटेड साइमल्टेनियसली। एट ए टाइम आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं जब एक ही क्रोमोसोम पे है, और डिफरेंट क्रोमोसोम पे है तब वो कैसे वर्क करेंगे, इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। तो ये उसका लिमिटेशन है। किसका लिमिटेशन है, लो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ये लिमिटेशन है। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसमें रेशियो 9:3:3:1 नहीं मिलेगा। रिकॉम्बिनेशन और नॉन रिकॉम्बिनेशन पे आइदर पेरेंटल टाइप मिलेगा, नहीं तो रिकॉम्बिनेशन, वो भी बेस्ड ऑन presence of gene on a chromosome. If it will be nearer to each other, less recombination. Far away to each other, more recombination. Clear? तो अभी तक जो हमने स्टडी किया, कल हमने स्टडी किया था डायब्रिड क्रॉस, आज हमने स्टडी किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एंड सेकंड वन इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ तक आपको नोट्स बनाना है। आई होप आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ रहे होंगे। एक बार और वीडियोस देख के इसका प्रैक्टिस करना है, और चांसेस ज्यादातर बोर्ड में आने के लिए इसके है रिकॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। तो ये आपको इससे पहले वाला जो बताया था कौन सा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन भी उतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर। तो आई होप स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से घर में बैठ के शेफ होंगे और अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। क्लियर। जो भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट अपना जो क्लास होगा सेक्स डिटर्मिनेशन के रिलेटेड होगा। क्लियर। ये टेस्ट होगा, उसमें ये पूछा जाएगा। अच्छी तरह से आपको नोट्स बना के कंप्लीट करना है। ये ऑलरेडी आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, तो उसमें बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। ओके, थैंक यू।